हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, फाइनली आज 24 मार्च 2025 को कक्षा 12वीं के हिंदी अनिवार्य का पेपर फाइनली हो चुका है। आप देके आ चुके होंगे। तो अब करते हैं आपके इस पेपर के सॉल्यूशन की बात। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको आपके हिंदी सब्जेक्ट का जो हिंदी विषय का पेपर हुआ था आज, उसका सॉल्यूशन है, उसके आंसर की है, वो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। तो सारे प्यारे विद्यार्थी जल्दी जल्दी हमारे चैनल अरावली एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर दे, ताकि हम लोग इसका सॉल्यूशन है वो जल्दी जल्दी स्टार्ट कर सके। सब्सक्राइब इसलिए करना है कि हम आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं। तो ये था आज का पेपर आपका 3 घंटे 15 मिनट का और 80 नंबर का पेपर था आज का आपका हिंदी अनिवार्य का। यहाँ पे परीक्षार्थी के लिए कुछ सामान्य निर्देश थे। उसके बाद में हम लोग डायरेक्ट इसके पेपर के सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। आपका जो खंड अ था वो था आपका एमसीक्यूज बेस्ड था, यानी कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न थे। तो इसके अंदर आपका प्रश्न नंबर पहला है आपका, स्टिंग ऑपरेशन किस पत्रकारिता का रूप है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन थे, खोजी पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता या वैकल्पिक पत्रकारिता। तो स्टिंग ऑपरेशन है वो है आपका खोजी पत्रकारिता, यानी कि ऑप्शन अ है वो इसका एकदम सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 2, जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? रेडियो, दूरदर्शन, मुद्रित या प्रिंट माध्यम या इंटरनेट। ठीक है ना, तो इसमें सबसे आधुनिक माध्यम है वो कौन सा है? तो वो है आपका ऑप्शन स, मुद्रित या प्रिंट माध्यम, वो इसका एकदम सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है उसे कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं, लिपि, बोली या स्वर? तो उसे कहते हैं भाषा लिपि, यानी कि ऑप्शन ब है वो इसका एकदम सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 4, एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को कहा जाता है? बोली, स्वर, व्यंजन, भाषा? तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बोली, यानी कि ऑप्शन अ है वो इसका एकदम सही उत्तर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, एक गीत शीर्षक कविता किस संग्रह से ली गई है? कोई दूसरा नहीं, इन दिनों बातसीदी पर, निशा निमंत्रण पर। ठीक है ना, तो 5वें का सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन स, यानी कि बात सीधे पर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, कवितावली किस कवि की रचना है? सूरदास, तुलसीदास, कबीर या रसखान? तो छठे का सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ब, यानी कि तुलसीदास की रचना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7, छोटा मेरा खेत कविता में कवि को चौकोर खेत किसकी तरह लगता है? कागज का पन्ना, बगुले के पंख, काले बादल या अंधड़ की तरह? तो वो किसकी तरह लगता है? तो 7वें का सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन अ, यानी कि कागज के पन्ने की तरह। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, भक्तिम का असली नाम क्या था? गोपालिका, अंजना, लक्ष्मी या भक्तिम? तो उसका असली नाम क्या था? तो उसका नाम था लक्ष्मी या फिर लक्ष्मी। सो ऑप्शन इसका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, भगत जी बाजार चौक में क्या बेचते थे? जीरा, चूरन, काला नमक या कुछ नहीं? तो क्या बेचते थे? चूरन बेचते थे, ऑप्शन ब है वो इसका एकदम सही उत्तर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है आपका, लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण किस पाठ में है? काले मेघ का पानी दो, भक्तिन या बाजार दर्शन या पहलवान की ढोलक? तो ये आपका प्रदर्शन है, जो सुंदर चित्रण है वो है आपका ऑप्शन द, पहलवान की ढोलक वाले पाठ के अंदर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ किसके भाषण का हिंदी रूपांतरण है? भीमराव अंबेडकर, महादेवी वर्मा, फणीश्वत रेणु, हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो वो है आपका भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन अ है वो इसका एकदम सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 12, जो हुआ होगा जुमले में क्या भाव नहीं थे? जीव का तुम्हें स्वीकार कर लेना का भाव, प्रॉपर विकास या तरक्की को स्वीकार करना, परायापन? तो यहाँ पे आपका सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन अ, यानी कि जीव का तुम्हें स्वीकार कर लेना। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13, वाई डी पंत का पूरा नाम क्या था? यशोदा पंत, यशवंत पंत, यशोधर पंत या फिर यश कुंवर पंत? तो 13 का सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन स, यानी कि यशोधर पंत वाई डी पंत का पूरा नाम है। नेक्स्ट है आपका
प्रश्न नंबर 14, पाठशाला में लेखक की मित्रता किसके साथ हुई? जूझ पाठ के आधार पर बताइए। किसके साथ होती है? वसंत पाटिल के साथ, मास्टर मंत्री के साथ, केशव कर्णी के साथ, मास्टर सोलंकीकर से। किसके साथ हो जाती है? तो 14वें का सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन अ, वसंत पाटिल के साथ में मित्रता हो जाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है आपका, दुनिया के 2 सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, नागर भारत और गढ़ या मिस्र और मेसोपोटामिया, महाकुंड और पूर्व की बस्ती। तो जो सबसे 2 पुराने नियोजित शहर है वो है आपका ऑप्शन अ, यानी कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, जूस पाठ के लेखक का नाम क्या है? ओम थानवी, मनोहर श्याम जोशी, यशपाल या आनंद यादव? तो जूस पाठ के लेखक है वो है आपके आनंद यादव, ऑप्शन द है वो इसका एकदम सही उत्तर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न था आपका प्रश्न नंबर 2 की रिक्त स्थानों की पूर्ति फिल इन द ब्लैंक्स का था। तो इसमें पहला था आपका, शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के सबसे साधारण लोक प्रचलित अथवा मुख्य अर्थ का बोध होता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। तो उसे कौन सी कहते हैं? उसको कहते हैं अभिधा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको भरना था अभिधा। अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। दूसरा है आपका, नरेश तो बैल है वाक्य में शब्द शक्ति, कौन सी शब्द शक्ति यूज हुई है? तो वो यूज हुई है आपकी, यहाँ पे भरना था आपको लक्षणा। तो यहाँ पे यूज हुई है वो है लक्षणा शब्द शक्ति। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 3, पानी गए न उभरे मोती मानस चून पानी शब्द में अलंकार है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है पानी के अंदर? तो वो है आपका श्लेष अलंकार। तो यहाँ आपको भरना था श्लेष अलंकार। ठीक है ना, यहाँ पे श्लेष भरना था, अलंकार पीछे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 4, जब किसी व्यक्ति के एक अर्थ में कहे गए शब्द या वाक्य का दूसरे व्यक्ति या जानबूझकर दूसरा अर्थ कल्पित करे तो वह वहाँ अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ होता है आपका, यहाँ पे आपको भरना था व्याजा स्तुति अलंकार। ठीक है ना, व्याजा स्तुति अलंकार, यहाँ पे आपको भरना था व्याजा स्तुति अलंकार। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 5, एनुअल शब्द का शाब्दिक सही हिंदी शब्द या पारिभाषिक शब्द है। तो एनुअल का मतलब क्या होता है? आपको पता ही है, एनुअल फंक्शन, एनुअल एग्जाम। तो यहाँ पे इसका उत्तर है आपका वार्षिक। ठीक है ना, यहाँ आपको भरना था वार्षिक। तो एनुअल का हिंदी अर्थ होता है वार्षिक। इसी तरह से एक और पूछा था आपका शिविर का, कि शिविर का क्या? शिविर शब्द के लिए अंग्रेजी शब्द, यहाँ पे अंग्रेजी का हिंदी पूछा था, अब हिंदी का अंग्रेजी पूछा था। शिविर का मतलब क्या होते हैं? आपके SCPW 11th के अंदर जो शिविर लगे थे उनको क्या बोलते थे? SCPW कैंप। तो इसको बोलते हैं कैंप, शिविर कैंप। ओके, इसका उत्तर सही उत्तर था आपका कैंप। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी पुस्तक पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पे आपका एक अपठित गद्यांश था और इसके जो प्रश्न हैं वो देखते हैं हम लोग। तो इसका पहला प्रश्न है आपका, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो यहाँ इसका शीर्षक लिखना था, तो इसका शीर्षक क्या था? इसका शीर्षक है आपका चरित्र बल है ना, इसको रफ करने दो। चलो, चरित्र बल का महत्व। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2, मनुष्य का सर्वोत्तम गुण क्या है? पैसेज इस पठित गद्यांश में से आपको लिखना था। चरित्र की शक्ति से मनुष्य क्या कर सकता है? ये गद्यांश में से आपको लिखना था। उत्तम चरित्र का होना किस लिए आवश्यक है? ये लिखना था आपको। और उसके बाद मनुष्य का सचित्र बनने का प्रयास क्यों करना चाहिए? ये लिखना था आपको। सच्चरित्रता के अभाव में बौद्ध ज्ञान किसके समान होता है? बौद्धिक ज्ञान किसके समान होता है? ये आपको लिखना था। उसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर अपने उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखिए। अब यहाँ पे आपका अपठित पद्यांश था, पहले गद्यांश था, अब की बार गद्यांश है। तो यहाँ पे आपका पद्यांश है। तो इस पद्यांश के अनुसार आपका जो पहला प्रश्न है वो है उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक। तो उसकी तरह ही अपठित गद्यांश की तरह पद्यांश का भी शीर्षक पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका था सच्चे सुख की खोज। इसका शीर्षक था सच्चे सुख की खोज। ये इस पद्यांश का आपका शीर्षक था। उसके बाद है दूसरा, जहाज का पंछी उड़कर कहाँ जाता है? इसका उत्तर आपको देना था। उसके बाद है, गंगा के जल को छोड़कर कुआं खुदवाने वाले व्यक्ति को कवि ने क्या कहा है?
इसका उत्तर लिखना था। करील के फल किसके कैसे अच्छे नहीं लगते हैं, ये लिखना था आपको। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, पंक्ति का अर्थ लिखना था आपको। और प्यासे शब्द का अर्थ होता है जिसको प्यास लगती है, प्यासा होना। जिसको प्यास लगती है उसको बोलते हैं प्यासो, ठीक है ना, प्यासा होना। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर अब खंड ब था जिसके अंदर प्रश्न निम्नलिखित लघुतरात्मक प्रश्नों का उत्तर आपको 40 शब्दों में लिखने थे। प्रश्न नंबर 5 है, समाचार लिखते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, परिचय दीजिए। अच्छा तो यह ठहरा ड्रेसिंग गाउन कहते हुए अपनी आंखों में नमी चमक गई, सिल्वर वेडिंग पाठ के आधार पर उपयुक्त कथन के भाव को संक्षेप में लिखना था आपको। पहले दिन की कक्षा में बैठने पर लेखक का मन खट्टा क्यों हो गया, जूझ पाठ के आधार पर लिखना था। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में रघुवीर आया ने किस सामाजिक विडंबना को उभारने का प्रयास किया है, इसके बारे में लिखना था। प्रश्न नंबर 9 था आपका, लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन कब सवार हुई, पहलवान के ढोलक पाठ के आधार पर बताना था। खंड स है आपका 10 से 14 तक के उत्तर आपको 60 से 80 शब्दों के अंदर लिखने थे, ठीक है ना, तो इसका मैं बता नहीं सकता। तो इस तरह से आज के आप इस पेपर का सॉल्यूशन मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिया है। जाते जाते हमारे चैनल अरावली एजुकेशन को सब्सक्राइब करते जरूर जाना। थैंक यू सो मच।